कि नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो मल्टीपल फिशन क्या है? मल्टीपल फिशन का मतलब यह है कि कोई भी पेरेंट बॉडी है तो बहुत सारे डॉटर सेल्स पे डिवाइड हो रही है, तो मल्टीपल फिशन है। और अगर दो में होती है तो क्या होता है? बाइनरी फिशन होता है। तो बॉडी डिवाइड्स, या पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स। ठीक है, दैट इज मल्टीपल फिशन। अब मल्टीपल फिशन को हम अमीबा में पहले देखने की कोशिश करते हैं। अमीबा, तो अमीबा में ये दो तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कि पहला है इसमें, इन अमीबा पहला है एंसिस्टेशन। ठीक है, एंसिस्टेशन या एंसिस्टमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है एंसिस्टेशन में? इसमें एक सिस्ट बनती है। समझते हैं इसको। उसमें देखिए, स्टार्टिंग में जब अमीबा होता है तो वो रेक्टेंगुलर शेप का है, वो पता है। उसमें न्यूक्लियस है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और साइटोप्लाज्म भरा होता है इधर। लेकिन जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी पॉन्ड में अमीबा है और पॉन्ड का जो पानी है वो एक्सट्रीम लेवल पे कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो उस समय क्या होता है? उस समय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म आप कह लीजिए इसको, साइटोप्लाज्म में वो पेरिफेरी पे जो है वो सॉलिड या कंडेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है? उससे 3 लेयर्ड एक बॉल बनती है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 लेयर्ड एक बॉल बनी है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? यहाँ से आती है प्रोसेस एंसिस्टमेंट। एंसिस्टमेंट या एंसिस्टेशन। ये जो 3 लेयर्ड बॉल बनी है, दिस इज व्हाट? दिस इज सिस्ट। ये सिस्ट वॉल है, सिस्ट वॉल। ये सिस्ट वॉल बनी है। ठीक है, और इसी वॉल का बनना क्या कहलाता है? एंसिस्टमेंट या एंसिस्टेशन। अब ये वॉल बन गई। अब ये मैथ क्या है? ये इस समय खुद को, अब ये अगर कंडीशंस कितनी भी अनफेवरेबल हो जाए, इस समय ये मरेगा नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सिस्ट वॉल, इसके अंदर ये बचा हुआ है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो सिस्ट है इसको बचा रही है अनफेवरेबल कंडीशन से। तो कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा जो अनफेवरेबल कंडीशन को पार करने में हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं? मेथड ऑफ पेरिनेशन। मेथड ऑफ पेरिनेशन। ठीक है, इसे मेथड ऑफ पेरिनेशन कहते हैं। तो सिस्टमेंट या सिस्ट का बनना है, सिस्ट वॉल क्या है? ये एंसिस्टेड अमीबा का मतलब क्या है? इट्स अ मेथड ऑफ पेरिनेशन, क्योंकि ये बचा रहा है इसको, पार करवा रहा है इसको एक अनफेवरेबल कंडीशंस को। ठीक है, अच्छा, अब जब कंडीशंस अंदर अंदर क्या होता है इसमें? इसमें न्यूक्लियस से ही डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड्स, तो न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। ओके, और जब कंडीशंस फेवरेबल वापस आनी शुरू होती है, मतलब पॉन्ड में मान लीजिए पानी दोबारा से भरना शुरू हो गया। ठीक है, तो क्या होता है? तो इसका जो अंदर साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहा है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन गए। मान लीजिए एक जो स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ तो वह ऐसा है, बीच में न्यूक्लियस है और ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म है इसकी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? स्यूडोस्पोर्स। स्यूडोपोडियोस्पोर्स क्या कहते हैं इनको? स्यूडोपोडियोस्पोर। एक है स्पोर और मैंने ये तो स्यूडोपोडियोस्पोर्स। तो इसके अंदर ये क्या बन गए? सारे स्यूडोपोडियोस्पोर्स बन गए। और बाहर आप देखिए जो सिस्ट है वो ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो क्या है ये? सिस्ट वॉल ब्रेकिंग, ये ब्रेक हो रही है। ओके, और धीरे धीरे करके पूरी ब्रेक हो जाएगी और ये स्यूडोपोडियोस्पोर जो है ये बाहर निकल आएंगे और क्या हो जाएगा? ये हर एक स्यूडोपोडियोस्पोर जो है वो एक नया अमीबा बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इन अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा विथड्रॉ स्यूडोपोडिया इसके विथड्रॉ हो जाएंगे, secrete 3 layered thick covering called cyst wall. This process is called encystment. ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस से डिवाइड किया और फिर वो स्यूडोपोडियोस्पोर्स बन गए। किसमें? इसके अंदर, क्योंकि जब साइटोप्लाज्म डिवीजन हो गया अंदर तो जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो कहलाएंगे स्यूडोपोडियोस्पोर्स। तो ये मेथड ऑफ डिस्पर्शन भी है और मेथड ऑफ पेरिनेशन भी है। ठीक है, तो ये एंसिस्टेशन हुआ है।
ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एक और तरीका होता है इसमें स्पोरुलेशन, एक दूसरा क्या है बी स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन मतलब जब कंडीशंस एक्सट्रीम अनफेवरेबल नहीं होती है, जैसे कि अमीबा अगर पॉन्ड में है तो पॉन्ड का पानी कम होने लग गया, लेकिन अभी तक एक्सट्रीम कंडीशन नहीं पहुंची, पूरा ड्राई नहीं हो गया पॉन्ड, पानी है पर कम होने लग गया इसका लेवल, तो उस समय क्या करता है, उस समय स्पोरुलेशन मेथड होता है अमीबा के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसमें सिस्ट नहीं बनेगी, इसमें मान लीजिए कि ये अमीबा है, दिस इज अमीबा, तो इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो जाएगा, तो क्या बन जाएंगे, दीज आर स्यूडोपोडियोस्पोर्स बन गए, दीज आर स्यूडोपोडियोस्पोर्स, लेकिन सिस्ट वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है, सिस्ट वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो स्यूडोपोडियोस्पोर्स बन गए। बाद में जब पानी दोबारा से फेरा होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, स्यूडोपोडियोस्पोर्स बाहर निकल आएंगे और एक अमीबा बन जाएगा, एक यंग अमीबा बन जाएगा, एक डेवलप इनटू अ यंग अमीबा। दोनों में अंतर समझने की कोशिश कीजिए, क्या हुआ था, पहली बात तो एंसिस्टेशन एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, जबकि एक 3 वॉल्ड लेयर बन जाती है, जिसे सिस्ट कहते हैं, सिस्ट वॉल बन जाती है, और इसमें क्या होता है स्पोरुलेशन में, इसमें ये एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं होती है, थोड़ी सी कंडीशंस अनफेवर होना स्टार्ट हो जाती है तब ये होती है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और उसमें सिस्ट नहीं बनेगी, इसमें सिस्ट नहीं बनेगी, ठीक है, स्यूडोपोडियोस्पोर्स नहीं बनेंगे और नहीं बनेंगे, बस फर्क सिस्ट का है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है, तो ये एंसिस्टेशन कहलाती है प्रोसेस और ये स्पोरुलेशन प्रोसेस कहलाती है। अच्छा, मल्टीपल फिशन जो होता है वो स्यूडोपोडियम उसमें प्लाज्मोडियम में भी होता है, किसमें, प्लाज्मोडियम, ये तो अमीबा में हो गया, सेकंड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं, एक होता है होस्ट मॉस्किटो और एक होता है क्या, ह्यूमन बीइंग्स। तो हमारी बॉडी में जब प्लाज्मोडियम एंटर करता है तो वो लिवर में और आरबीसी में एसेक्सुअली डिवाइड करता है, यानी कौन सा डिवीजन करता है, मल्टीपल फिशन, ठीक है, और प्लाज्मोडियम की वो प्रोसेस जबकि ये मल्टीपल फिशन करता है उसको क्या करते हैं, शाइजोगोनी, ये सब आप पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जो आएगा उसमें बहुत डिटेल में है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम में भी देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशन सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर करता है, और वो भी कहाँ करता है, लिवर सेल्स में एंड आरबीसी में, इसको नोट कर लीजिएगा, लिवर सेल एंड आरबीसी ठीक है, वहां पर करता है। तो ये हो गया क्या, मल्टीपल फिशन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या है, प्लाज्मोटोमी का पहले एग्जांपल देख लीजिए, ओपेलिना और पेलोमिक्सा, ओपेलिना और पेलोमिक्सा, ये दोनों क्या है, दीज आर प्रोटोजोन्स, these two are protozoans, ये प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स कौन होते हैं, प्रोटिस्टेंस, ठीक है, ओके। तो क्या होता है प्लाज्मोटोमी में, प्लाज्मोटोमी में कोई भी मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर अगर होता है, मान लीजिए ये है, अगर ये मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पेरेंट बॉडी वो डिवाइड कर जाएगी, इसमें कई सारे डिवीजन हो जाएंगे, मान लीजिए ये डिवीजन होगा इसमें 3, आप देखिए हर डिवीजन में कई सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे होंगे, हर डिवीजन में क्या है, मोर देन 1 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, तो मल्टी न्यूक्लियेट से मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर ही बन गया, दैट इज प्लाज्मोटोमी, ठीक है, पहले भी मल्टी न्यूक्लियेट था और अब भी मल्टी न्यूक्लियेट है, इसका जो हर एक पार्ट जो डिवीजन हुआ है वो अब भी मल्टी न्यूक्लियेट ही है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये क्या है, प्लाज्मोटोमी, ठीक है। तो अब मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म व्हेन कन्वर्ट इनटू या डिवाइड इनटू मल्टी न्यूक्लियेट डॉटर सेल्स आर नोन एज, दिस प्रोसेस नोन एज प्लाज्मोटोमी। इसके एग्जांपल्स हैं ओपेलिना और पेलोमिक्सा, ठीक है। तो दिस इज फिशन, यहाँ फिशन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, बडिंग। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल आती है, और वो आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है और फिर बाद में वो डिटैच हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि डिटैच नहीं भी होती है, तो एक सेपरेट
एक कॉलोनी बना लेती है उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही, लेकिन नॉर्मली वो डिटैच हो जाती है और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। यही होती है बडिंग। तो वो छोटी सी जो बड बनती है वो क्या है, वो बड एक्चुअली में बाद में अलग हो जाएगी पेरेंट बॉडी से और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो बडिंग आउटग्रोथ इन बॉडी फॉर्म्स गेट डिटैच्ड टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ओके, दिस इज बडिंग। तो बडिंग को हम देखते हैं सबसे पहले ईस्ट में, फिर देखेंगे एनिमल्स में। तो ईस्ट में जब हम देखते हैं तो देखिए ईस्ट में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस इज वैक्यूल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या हुआ, अब न्यूक्लियस स्ट्रेच कर रहा है, डिवाइड होने जा रहा है न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और यहाँ पर स्ट्रक्चर एक बड़ जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, बॉडी खिंच रही है, बड़ जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अभी प्रोसेस में है। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये एक अलग स्ट्रक्चर बन गया, उसमें न्यूक्लियस अलग हो गया और इसमें वैक्यूल भी अलग बन गया। इसमें न्यूक्लियस और वैक्यूल अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें ये बड़ बन गई इसके अंदर, बाद में ये बड़ अलग हो जाएगी और एक न्यू ईस्ट बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ईस्ट में बड़ जो होती है एक नई बड़ को ग्रोथ दे देती है, जैसे कैसे, ऐसे करके एक नई बड़, और ये एक नई बड़ को ग्रोथ दे देगी ऐसे करके, तो एक लगातार चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती है। ठीक है, इन सब में क्या होगा, इन सब में न्यूक्लियस होगा और इन सब में वैक्यूल भी होगा, इन सब में वैक्यूल भी होगा। ठीक है, तो ऐसा चेन बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में एक जीनस होता है टोरुला। क्या होता है, टोरुला एक जीनस है। इस जीनस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी शेप काफी कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, तो इसीलिए ईस्ट की इस स्टेज को, जिसमें कि चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती है, इसे हम टोरुला स्टेज कहते हैं। वी कॉल इट टोरुला स्टेज। क्यों कहते हैं टोरुला स्टेज, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमको टोरुला जीनस के ऑर्गेनिज्म जैसे दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, टोरुलेशन। टोरुलेशन मतलब चेन ऑफ बर्ड्स बन जाना, मतलब बर्ड भी एक नई बर्ड को बना रही है। ठीक है, टोरुलेशन कहते हैं इसको। बाद में सारी बर्ड्स अलग हो जाएंगी और न्यू इंडिविजुअल ईस्ट बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं बर्डिंग इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में दो टाइप की बर्डिंग होती है, एक होती है एक्सटर्नल बर्डिंग और एक होती है इंटरनल बर्डिंग। एक्सटर्नल बर्डिंग को हम एक्सोजीनस बर्डिंग भी कहते हैं, इंटरनल बर्डिंग को हम एंडोजीनस बर्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सोजीनस बर्डिंग होती है उसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल इसमें हाइड्रा, इसमें एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हाइड्रा साइड में एक बर्ड बन रही है, ये बर्ड और ग्रो किया इस बर्ड ने, फिर ये बर्ड से अलग हो गई और ये एक नया इंडिविजुअल, नया हाइड्रा बन जाएगा, खुद को डेवलप कर लेगा एक नया हाइड्रा में। ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल बर्डिंग। ऐसी बर्डिंग कुछ स्पॉन्जेस में भी देखने को मिलती है हमको। ठीक है, जैसे साइकॉन। ओके, कौन सा, साइकॉन। ओके, नेक्स्ट है, ये हो गया क्या, एक्सटर्नल बर्डिंग। अब हम देखते हैं इंटरनल बर्डिंग। इंटरनल बर्डिंग क्या होता है, अंदर, बॉडी के अंदर बर्ड बन जाना, इसे हम एंडोजीनस बर्डिंग भी कहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला भी क्या है, स्पॉन्ज एक टाइप का। तो स्पॉन्जिला में हमको गैम्यूल फॉर्मेशन दिखाई देती है। क्या, गैम्यूल, गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल क्या है, गैम्यूल एक इंटरनल बर्ड है जो अंदर बनती है, सिर्फ गैम्यूल स्ट्रक्चर होता है गैम्यूल का। ये ओपनिंग है, यहाँ से माइक्रोबाइल है, इसे कहते हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। उसके अंदर कुछ सेल्स भरी हुई है, हम कहते हैं आर्क्यूसाइट्स, वी कॉल देम आर्क्यूसाइट्स। तो जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये आर्क्यूसाइट्स से बाहर निकलती है और ये आर्क्यूसाइट्स एक कॉलोनी बना लेती है और एक नया स्पॉन्ज बना लेती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या है, स्पाइक्यूल्स, दीज आर प्रोटेक्टिव स्पाइक्यूल्स। ठीक है, तो दिस इज गैम्यूल। ये हमें स्पॉन्जिला, स्पॉन्ज में देखने को मिलती है। स्पॉन्जिला एग्जांपल है इसका, स्पॉन्ज का। ओके, दिस इज बर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि पेरेंट की बॉडी में से कोई पार्ट टूटेगा और वो न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सिंपल है, मतलब कि कोई भी उसमें नई सेल डिवीजन वगैरह नहीं होंगे, वो होंगे तो ग्रोथ के लिए होंगे, अदरवाइज नया स्ट्रक्चर, नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए नहीं होंगे। मतलब एग्जांपल के लिए मान लीजिए, समझिए, जैसे कि ये राइजोपस है,
तो इसका अगर ये पार्ट यहाँ से कट हो जाएगा, मतलब यहाँ से कट हो गया तो ये दो पार्ट बन गए ऐसे करके, ठीक है, ये दो पार्ट बन गए और ये दोनों पार्ट अपने आप में ही एक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने आप में न्यू इंडिविजुअल्स है, दिस फ्रेगमेंटेशन। तो पार्ट ऑफ बॉडी ब्रेक्स एंड डेवलप्स इनटू या बिकम, डेवलप्स की बजाय हम क्या करना चाहिए, बिकम्स न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। स्पॉन्जेस, एग्जांपल्स क्या है, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, इसमें एग्जांपल है सी एनीमोन, एकानोडर्म, इसमें एग्जांपल है स्टारफिश, एल्गी, इसमें एग्जांपल है स्पायरोगैरा, ब्रायोफाइट्स, रिशिया मर्केंटिया, टेरिडोफाइट्स, सिलेजिनेला, फंगस, राइजोपस, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ओके। अब हम देखते हैं रीजनरेशन। बहुत कंफ्यूजन रहता है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन को लेकर, तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं आज थोड़ा डीप में। रीजनरेशन एक्चुअली में दो टाइप का है, एक है मॉर्फोलैक्सिस और एक है एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस, ठीक है। मॉर्फोलैक्सिस क्या होता है, मॉर्फोलैक्सिस का एग्जांपल जैसे कि हाइड्रा है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं हाइड्रा में लेकर चलता हूँ, दिस इज हाइड्रा, दिस इज हाइड्रा, अगर ये बीच में से कट हो जाए, मान लीजिए यहाँ से कट हो गया, ठीक है, तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर आ जाएंगे, एक स्ट्रक्चर आ जाएगा ऐसा और एक स्ट्रक्चर आ जाएगा कैसा, ऐसा, जो ऐसा डिवाइड हुआ था अभी जी। एक स्ट्रक्चर ये हो गया और एक नीचे वाला हो गया, दो स्ट्रक्चर हमारे पास आ गए। अब इसमें क्या होता है, इसमें रीमॉडलिंग ऑफ सेल्स होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब इसमें सेल्स हैं डेफिनेटली हमें पता है, तो इन सेल्स का कुछ ऐसे रीअरेंजमेंट हो जाएगा कि ये सेल इसमें कोई नया सेल ऐड नहीं हुआ, अभी यही सेल आपस में इस तरह से अरेंज कर लेंगे खुद को कि यही स्ट्रक्चर अपने आप में टेंटिकल्स बना लेगा और ये बाकी स्ट्रक्चर बन गया। देखिए पूरा हाइड्रा बन गया, यहाँ पर भी क्या हुआ, रीमॉडलिंग हुई सेल्स की और ये बेस से नीचे का ही बन गया, जरा भी स्ट्रक्चर में ग्रोथ नहीं हुई अभी, उतना ही है। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ था, कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई रीअरेंजमेंट ऑफ सेल नहीं हुआ था, जैसे टूटा वैसा ही नया बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नया बनाने के लिए क्या करना पड़ा, अपनी सेल्स का अरेंजमेंट करना पड़ा, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए आपके पास एक कमरा है, उसमें बहुत सारी ईंटें लग रही हैं और आप उस कमरे को मान लो बीच में से डिवाइड कर दिया गया, अलग कर दिया गया, तो उसी कमरे में जो ईंटें हैं उन्हीं में से कुछ ईंटें निकालकर, साइड से कुछ ईंटें निकालकर हमने जो एक दीवार में लॉस्ट हो गई थी डिवाइड करने में, समझिए जैसे कि ये कमरा है, इस कमरे को बीच में से ऐसे डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया हमने, तो बीच में कोई दीवार नहीं खींची, बस काट कर हमने अलग कर दिया है, लेकिन हमें बीच में दीवार चाहिए, तो क्या होगा, इसमें जो ईंटें लगी हुई हैं इनमें से कुछ ईंटें निकाली और साइड में लगा दी, और साइड में लगा दी, ठीक है। ऐसे ही इस वाले ने भी ये किया, अपनी कुछ सेल इधर ईंटें लगा दी। डेफिनेटली साइज जो है, देखिए साइज नहीं बड़ा, साइज उतना ही है, ईंटें उतनी ही है एक्चुअली में, लेकिन दो अलग अलग कमरे तैयार हो गए, बात समझ में। ठीक ऐसे ही है मॉर्फोलैक्सिस, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मॉर्फोलैक्सिस टाइप क्या है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है और हर पार्ट में, दोनों पार्ट में रीमॉडलिंग या रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स होते हैं नया इंडिविजुअल बनाने के लिए, ठीक है, दैट इज मॉर्फोलैक्सिस, ओके। नेक्स्ट है एपीमॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है रेस्टोरेटिव, पहले कहते हैं रिपेरेटिव और एक है रेस्टोरेटिव। फर्क क्या है दोनों में, रेपेरेटिव जो होता है वो एक सर्टेन कुछ टिश्यूज होते हैं, डैमेज अगर हो गए तो वहां पर नए टिश्यूज लगाने तो सेल डिवीजन होगा, यहाँ इसमें सेल डिवीजन होता है, इसमें सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, इसमें रीमॉडलिंग ऑफ सेल्स होगा, रीमॉडलिंग या रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इसमें सेल डिवीजन होगा। तो ये रिपेरेटिव क्या होता है, रिपेयर करना, मतलब कहीं डैमेज हो गए कुछ टिश्यूज, वहां पर नए टिश्यूज बना दिए, कैसे, सेल डिवीजन से, दैट इज रिपेरेटिव रीजनरेशन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ या रिप्लेसिंग ऑफ डैमेज टिश्यू,
डैमेज्ड टिश्यू बाय सेल डिवीजन, ठीक है। रेस्टोरेटिव क्या होता है? रेस्टोरेटिव का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी पार्ट एम्प्यूटेड हो जाता है या अलग हो सेपरेट हो जाता है या कट ऑफ हो जाता है तो उस पार्ट को दोबारा रीगेन किया जा सकता है सेल डिवीजन से। कुछ में ये पावर होती है, जैसे कि किसमें? लिजर्ड में। लिजर्ड की टेल अगर कट जाती है तो उसमें न्यू टेल आ जाती है, ठीक है। तो वो क्यों क्यों हो पा रही है? बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। वहाँ पर उसके पास पावर है रीजनरेशन की। हर सेल में पावर, हर बॉडी पार्ट में, हर ऑर्गेनिज्म में पावर ऑफ रीजनरेशन नहीं होती है। जिसमें ऐसा होता है उसका जो लॉस्ट पार्ट है वो दोबारा गेन किया जा सकता है। अब देखिए जो छिपकली की जो पूंछ है वो टेल जो है वो कट गई। अब वो जो टेल कट गई है वो नई लिजर्ड नहीं बना रही है, सिर्फ जो पूंछ कटी थी वही नई पूंछ आ रही है। दैट इज रेस्टोरेटिव। ये रेस्टोरेटिव एपिमॉर्फोसिस है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? रीगेनिंग ऑफ लॉस्ट पार्ट। एग्जाम्पल टेल ऑफ लिजर्ड, ठीक है। दिस इज रीजनरेशन। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको फ्रेगमेंटेशन से अलग कैसे है ये। देखिए एपिमॉर्फोसिस जो है वो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है, ये सिर्फ रिपेयर करने के लिए या रेस्टोर करने के लिए होता है किसी पार्ट को। अगर छिपकली की पूंछ वापस आ रही है तो वो नई छिपकली तो नहीं बन रही, तो मतलब ये रिप्रोडक्शन कैसे हो गया? नहीं हुआ। इसलिए मॉर्फोलैक्सिस जो है इससे आप रिप्रोडक्शन कह सकते हो रीजनरेशन में, पर एपिमॉर्फोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं है। तो मॉर्फोलैक्सिस में क्या हो रहा है? रीमॉडलिंग ऑफ सेल्स हो रही है, रीइन्वेंट ऑफ सेल्स हो रहा है नए डिवीजन बनाने के लिए। सेल डिवीजन इसमें नहीं हो रहा, ठीक है। अब बाद में ये और ग्रो करेंगी, कि बाद में इसमें नई नई सेल डिवीजन होंगे, ग्रो करेंगे, तब ये इनका साइज बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये कटे हैं उस समय सेल डिवीजन नहीं हुआ, उसमें रीमॉडलिंग ऑफ सेल हुई है न्यू डिवीजन बनाने के लिए। फर्क समझिए, ऐसा नहीं कि ये इतने छोटे छोटे रहेंगे, ये बड़े हो जाएंगे साइज में जब ग्रो करेंगे, ग्रोथ होगी तो, ठीक है। तो दिस इज रीजनरेशन।